कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का ये भाग शुरू करते हैं। दारसिल की तो चल पड़ी थी। वो शान से आधे घंटे बाद नीचे आया था। हाल पूरा खाली था और सब नौकर काम में लगे थे। वो आया और चुपचाप सोफे पर बैठ गया था। किसी ने उसके आने का नोटिस ही नहीं लिया था। उसे बड़ा आश्चर्य लगा था। वो चिढ़ करके ललिता को आवाज दे बैठा था, अम्मा मेरे लिए कॉफी लेकर के आइए। वो तो गिरते गिरते बचा था जब चौधरी जी एप्रन बांधे उसके लिए गरम गरम कॉफी लेकर के आते दिखे थे। पापा, आप किचन में क्या कर रहे हैं और ये क्या पहना है आपने? बरखुरदार, पहले मेरे हाथों की कॉफी टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। मेरा प्रॉमिस है कि तुम्हें अम्मा के हाथ की कॉफी बेस्वाद लगने लगेगी। वो मुस्कुरा करके उसके हाथों में कप थमा दिए और वापस किचन की तरफ मुड़ गए थे। पी करके जरूर बताना, अभी मुझे रात का डिनर भी तैयार करना है। हे भगवान, आज ये दोनों मिल करके मेरा दिमाग खराब कर देंगे। ललिता माथा पर हाथ रखे किचन से भागती आई थी। छोटे साहब, ये लीजिए आपकी कॉफी। वो दारसिल को खुशी से कॉफी पीते देख करके और भी हैरान हो गई थी, पर दारसिल का जवाब सुन करके मुस्कुरा दी थी। अम्मा, पापा की कॉफी तो लाजवाब बनी है, मगर मुझे ये क्यों लगता है कि पापा मुझे बना रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है ना? नहीं छोटे साहब, बड़े मालिक खुद से सीख रहे हैं। आपके और बहुरानी की खुशी में आज का सारा डिनर वही तैयार कर रहे हैं। सबको उन्होंने किचन से बाहर निकाल दिया है। दारसिल खाली कप ललिता को थमा करके किचन की तरफ चल पड़ा था। ललिता पीछे दौड़ी थी। छोटे साहब, आप उधर मत जाइए, आप अपने कमरे में जा करके आराम कीजिए ना। दारसिल को अपने पापा पर शक हुआ था। उसे सुरभि भी कहीं नहीं दिखी थी। वो तेजी से किचन में घुस गया। पूरे किचन के स्लैब पर आटा बिखरा था। चौधरी जी आटा गूंथने में अपना चेहरा उजला बना करके भूत बने खड़े थे और सुरभि चूल्हे के पास खड़ी पूरी छान करके निकालती उन्हें और लोई बनाने को बोल रही थी। अच्छा पापा, तो ये है आपकी स्वादिष्ट कॉफी का राज। सुरभि ने उसे देखा और मुस्कुरा करके आंखों से इशारे करती बाहर जाने को कहा था, जिस पर वो बिदक गया। तुमने मेरे पापा को झूठ बोलना सिखा दिया है और अब मुझे मेरे ही किचन से भगा रही हो। पापा ने झूठ नहीं बोला। उस कॉफी को सच में उन्होंने ही मुझसे पूछ पूछ करके बनाई थी। वो दांत दिखाती बोली, फिर चौधरी जी से बोली, देखा पापा, मैंने कहा था ना, आप इनके लिए मेहनत मत कीजिए, ये मानेंगे नहीं। सुरभि की बच्ची, तुम मेरे खिलाफ मेरे पापा को भड़का रही हो। तुझे तो मैं वो बाजू से टी शर्ट ऊपर करते आगे बढ़ा था। क्या कर लीजिएगा आप? और ये सुरभि की बच्ची क्यों बोला आपने? अब छोड़ूंगी तो मैं नहीं आपको। वो जल्दी से स्लैब पर रखे जग का सारा पानी दारसिल के ऊपर फेंक दी। अरे अरे, ये क्या किया बहुरानी? ललिता माथा पकड़ करके दरवाजे पर रुक गई। चौधरी जी तो हंस हंस करके लोटपोट होने लगे थे। दारसिल गुस्से से बेसिन से दूसरे जग में पानी भरने लगा था और सुरभि ये देख करके चौधरी जी के पीछे जा करके छुप गई थी। ललिता तेजी से स्लैब के पास आ करके पूरी के तेल वाली कड़ाही को उतार करके साइड रख दी थी और चूल्हा बंद करके वापस दरवाजे पर भाग गई थी। कहाँ भाग गई सुरभि? आज तो तुझे कोई नहीं बचा सकता है। उसकी नजर से सुरभि बच नहीं सकती थी। वो तेजी से चौधरी जी के पास आया। पापा, आप हट जाइए, मैं इससे भिगोने का बदला ले करके रहूंगा। नहीं पापा, आप मत जाइए। सुरभि मिमियाते हुए चौधरी जी का बायां हाथ पकड़े दुबकी थी। दारसिल बेटा, छोड़ दो ना, तुम जा करके कपड़े बदल लो, हम दोनों डिनर तैयार कर लेते हैं। उनके पुचकार करके बोलने पर दारसिल गुस्से में आ गया था। पापा, ये ज्यादती है। जब इसने मुझे भुगोया तो आपने कुछ नहीं कहा और अब ये मेरी बारी आई तो आप इसका साथ दे रहे हैं। ये गलत है, आप हट जाइए। आज मैं बदला ले करके रहूंगा। वो पीछे से सुरभि को बाहों में पकड़ करके खींचता है और चौधरी जी से कुछ दूर ला करके पूरा जग उसके सर पर डाल देता है। सुरभि मुंह बनाए उसे गुस्से से घूर रही थी। अब आप नहीं बचिएगा।
पापा आप बाहर निकल जाइए, आज मैं बदला लेना क्या होता है इनको बताती हूँ। उसके हाथों को खींच करके सुरभि स्लैब के पास लाती है और दारसिल कुछ समझ पाता तब तक पूरा सूखा आटे की प्लेट उठा करके उसके शरीर पर डाल देती है। मजा आया मिस्टर, इसे कहते हैं बदला लेना। वो जोर से अपनी जीत पर हंसती हाथ धोने बेसिन पर चली गई थी। चौधरी जी की हंसी अब रुक गई थी और वो अब बुत बने दारसिल के गुस्से से लाल चेहरे को देख रहे थे जो किचन में आटे के डब्बे को ढूंढ रही थी। हे भगवान, बड़े साहब आप भागिए वहां से, अब ये दोनों आज पूरा किचन को कबाड़ खाना बना देंगे। ललिता के चीखने पर चौधरी जी डर करके बाहर भाग गए थे। अब दिखाता हूँ जानू दारसिल चौधरी का बदला कैसा होता है। वो मुस्कुरा करके किचन का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और सुरभि को कमर से पकड़ करके स्लैब पर बैठा देता है। उसके हाथ आटे का 10 किलो वाला नया पैकेट लग गया था जिसे उसने दांतों से काटा और भागने के लिए छटपटाती सुरभि को एक हाथ से कस करके पकड़ते हुए सर पर मुट्ठियों से धीरे धीरे डालना शुरू कर दिया। मुझे भिगाया तो बहुत मजा आया ना तुमको, तो अब मेरी बारी है। वो मुस्कुरा करके बोला था, कुछ मजा मुझे भी मिलना चाहिए ना जानू, अब आराम से बैठी रहो, मैं प्यार से तुम्हें आटा लगा करके और भी सुंदर बना देता हूँ। वो गुस्से से उसे घूरती रह गई थी पर दारसिल अपने काम में मगन रहा। बड़े साहब आज खाना बाहर से ऑर्डर करना होगा, ललिता धीरे से बोली तो चौधरी जी ठठा करके हंस दिए और आराम से हाल के सोफे पर जा करके बैठ गए। हाँ ललिता, अब तो लगता है कल ही राशन मंगवाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों तो आज किचन में कुछ बचने नहीं देंगे। ललिता मुस्कुरा दी थी, चौधरी जी की खुशी से बेहद खुश थी और दारसिल सुरभि की नोक झोंक से उसका भी मन हर्षित हो उठा था। बड़े मालिक छोटे मालिक और बहुरानी के साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना, भगवान इन दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। हाँ ललिता, इन दोनों को साथ में देखकर मेरा हर रोग खत्म हो गया है। आज जब ये लोग शांत हो जाएं तो तुम इनकी नजर उतार देना। अब वो आराम से टेक लगा करके लेट गए थे, फिर हंस करके ललिता से बोले, तुम खाना ऑर्डर कर लो। ललिता, इनकी लड़ाई के बाद तुम लोगों को पूरी रात किचन साफ करने में लग जाएगा। आज हमारे किचन में खाना बनना संभव नहीं है। जी बड़े साहब, मैं कर लेती हूँ। वो उठ करके अपना फोन लेने चली गई थी। चौधरी जी की नजरें किचन पर लग गई थी। लगभग 35 मिनट बाद सुरभि ने दरवाजा खोला था और उसके पीछे दारसिल भी सर झुकाए बाहर आता दिखा था। चौधरी जी गाल पर हाथ रख करके उन्हें देख रहे थे। वो तो तेजी से ऊपर कमरे की तरफ भाग गया था पर सुरभि की नजर उन पर चली गई थी। उसका चेहरा उतर गया। पापा, मैं आज से दारसिल जी से बात नहीं करूंगी, इन्होंने बहुत गलत किया है। आप भी मुझे बचाने की जगह वहां से भाग खड़े हुए। बेटा कोई बात नहीं, तुमने उस पर पानी डाला तो उसने आटा डाल दिया। जाओ दोनों नहा करके आओ, फिर खाना खाएंगे। वो प्यार से बोले तो वो धीरे धीरे फ्लोर पर चढ़ने लगी थी। धीरे से जाओ बेटा, वो आटे से सनी थी इसलिए उसके पैर टाइल्स पर फिसलने लगे थे। सुरभि मुंह बनाए धीरे धीरे चलती कमरे में पहुंची तो बाथरूम में दारसिल गाना गाते हुए मस्ती से नहा रहा था। उसका दिल जल उठा था। वो गुस्से से आ करके दरवाजा पीटने लगी थी। क्या है सुरभि, आता हूँ, अंदर से आवाज लगा करके वो फिर नहाने लगा था। दारसिल जी जल्दी बाहर आइए, मुझे नहाना है। ओके, तो हम साथ में मिल करके नहाते हैं ना। उसने चहकते हुए गेट खोला और उसे अंदर खींच लिया था। अलार्म की आवाज पर दारसिल की नींद टूटी थी। 7:30 बजने को हो गए थे। उसने खुद से लिपट करके सोई सुरभि को देखा था। उसका चेहरा उसके लंबे बालों से आधा ढक गया था। मेरी जिंदगी हो तुम, मेरी जान, तुम्हें पा करके मैं जी उठा हूँ। दुनिया की इतनी दौलत होते हुए भी आज तक मैं अधूरा था, पर तुम्हें पा करके आज पूरा हो गया हूँ। मन में सोचता वो उसके बालों को हटा करके चूम लेता है। गुड मॉर्निंग स्वीट जानू, उठ जाओ, मुझे ऑफिस जाना है ना। उसकी बाहों में लिपटी वो कसमसाई थी। दारसिल ने उसकी सारी नाराजगी अपने प्यार से खत्म कर दी थी और सुरभि ने भी नोक झोंक की बातों का बुरा ना मान करके दारसिल के प्यार में पूरी तरह भीगती रही थी। आज मत जाइए ना, वो मुस्कुरा करके आंख खोलती बोली तो दारसिल भी हंस पड़ा था। उसकी नींद से बोझल आंखें दारसिल के होश उड़ाने लगी थी।
जाना होगा सुरभि, पापा नहीं रहते हैं ना तो ऑफिस में मेरा रहना जरूरी है ना। चलो अब अच्छी बच्ची की तरह उड़ जाओ। ओके। वो उठी और नहा करके पूजा करके घर में सबको प्रसाद दी थी। चौधरी जी और दारसिल भी आरती में उसके साथ खड़े हुए थे। सब ने साथ में बातचीत करते हुए नाश्ता किया था। दारसिल ऑफिस जा चुका था। सुरभि नीचे आई तो चौधरी जी को गार्डन में पवन के साथ बागवानी करते देखा। वहां जा करके उनकी मदद करने लगी थी। पापा, मैंने 2 बॉडीगार्ड को घर पर परमानेंट अपॉइंट किया है। कल से वो यहीं रहेंगे और आप सबकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। शाम में वो चौधरी जी के कमरे में बैठा बात कर रहा था। ये तो ठीक किया बेटा, पर एक बॉडीगार्ड तुम अपने साथ भी रखा करना। उस सोमित की धमकी को हल्के में लेकर के नहीं रहना चाहिए। हो सकता है वो तुमको या सुरभि को कुछ चोट पहुंचाने की कोशिश करे। पापा, आप निश्चिंत रहिए, वो कुछ नहीं कर पाएगा। आप बस टेंशन फ्री हो करके रहिए और जल्दी ठीक हो जाइए। हाँ, और ठीक हो करके मुझे सारे शहर की सैर करवाइए। दारसिल जी को ऑफिस से छुट्टी नहीं है, पर आपको तो है ना। पापा, हम दोनों कल से रोज बाहर घूमने जाया करेंगे। आपको अब ऑफिस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। सुरभि दलिए का खीर बना करके लाई थी। वो उन दोनों की बातें सुन चुकी थी पर कुछ नहीं बोली थी। हा हा बेटी, मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ला जल्दी दे। चौधरी जी खुशी से उसके हाथ से लेते हुए बोले थे। उन्हें भी सुरभि के हाथों का बना खाना बहुत पसंद आने लगा था। अब अक्सर उनके लिए वही सारे खाने बनाया करते थे। बाकियों के लिए ललिता की देख रेख में नौकर बनाते थे। सुरभि, मेरे लिए कुछ सैंडविच और कॉफी। ये लीजिए, आपकी चीज सैंडविच और गर्मा गर्म कॉफी विथ शुगर फ्री। उसने ट्रॉली के दूसरे सेक्शन से उसे निकाल करके दिया था। ओह वाओ, थैंक यू। पापा, आप दोनों बैठिए, मुझे कुछ ऑफिशियल वर्क करना है। मैं अपने कमरे में जाता हूँ। वो अपना सैंडविच खाते हुए बोला तो उन्होंने सर हिला दिया था। हेलो हेलो, कौन है? सुरभि दारसिल को लैपटॉप से लगा देख करके बालकनी में आ गई थी। शाम की ठंडी सी हवाएं उनके बालों को छू करके बिखेर दे रही थी। वो अपनी चाय पीती अपनी हवेली की दीवार के बाहर का नजारा देख रही थी। सड़क पर लोग आ जा रहे थे और एक कोलाहल सा चारों तरफ फैला हुआ था। तभी उसका फोन बज उठा। कौन बोल रहा है? मैं हूँ सुरभि, तुम्हारा सोमित। तुम मेरे कोई नहीं हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? उसकी मुट्ठियां कस गई थी। मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझसे दूर रहना। आज के बाद मुझे फोन करने की कोशिश की ना तो सीधे पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगी। ना ना ना, फोन मत काटना सुरभि, आज एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। वो गिड़गिड़ा उठा था। मुझे नहीं लगता है कि अब मुझसे बात करके तुम्हारा कोई फायदा होगा। तुम जिस मकसद से मुझे पाना चाहते थे ना सोमित, तुम्हारा वो रूप मेरे आगे आ चुका है। तुम इतने गिरे हुए इंसान बन चुके हो, मुझे पता नहीं था। दारसिल जी के द्वारा तुम्हारी सच्चाई बताने पर भी मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती थी, तुम्हारे संग अपनी दुनिया बसाना चाहते थे, पर तुम और तुम्हारी सोच इतनी घटिया है ना। खैर, तुमसे ये सब कह करके कुछ फायदा नहीं होने वाला। तुम बोलो क्या कहना है? सुरभि, मैं उस दिन के लिए माफी मांगता हूँ। मुझसे गलती हो गई। तुम मेरी हालत के बारे में तो सोचो। मेरी नौकरी छूट गई। सेल्समैन बन करके जो कमाता हूँ उससे किसी तरह पेट भरता हूँ। मेरी स्थिति ने मुझे ऐसा बना दिया है। तुम मुझे माफ कर दो और मेरे पास आ जाओ। मैं वादा करता हूँ सुरभि, खुद को पहले वाला सोमित बना लूंगा और तुमसे सच्चा प्यार करूंगा। मैं तुम पर कभी कोई गंदा इल्जाम नहीं लगाऊंगा। प्लीज प्लीज मेरे पास आ जाओ। गिड़गिड़ाते हुए वो बोलने लगा था। अमित के बार बार चढ़ाने पर वो कुछ ठान करके घर से निकला था और सुरभि की हवेली के बाहर ही टहल रहा था जब वो उसे दिख गई थी। सुरभि अब उसकी असलियत पूरी तरह जान चुकी थी, इसलिए अब वो उसकी बात सुनने से रही। सुनो सोमित, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। मेरे सपने देखना बंद कर दो और अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू करो। मुझे अब तुम्हारे साथ कोई हमदर्दी नहीं है। तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं। शहर में बहुत कंपनियां हैं जो तुम्हें जॉब दे सकती हैं। मैं अपने दारसिल जी से बहुत प्यार करती हूँ और उनकी इज्जत से खिलवाड़ करने की कोशिश करने वाले से बात करना भी अपना इंसल्ट समझती हूँ। आज के बाद मेरे नंबर पर कॉल मत करना।
उसने ठोस स्वर में कहा और फोन काट दिया था। उसकी चाय ठंडी हो गई थी। वो अपना कप लिए कमरे में आई तो दारसिल बिस्तर पर नहीं था, वो नीचे चली गई थी। इस सोमित का तो सच में अब कुछ करना होगा। आज इसने मेरे घर के बाहर आ करके सुरभि को कॉल किया है, कल अंदर भी घुसने की कोशिश करेगा। वो पर्दे की ओट से निकल करके बालकनी में गया था और जाते हुए सोमित को देखता सोच रहा था। सुरभि को बालकनी में अकेला पा करके वो उसके साथ शाम को आनंद उठाने काम छोड़ करके वहीं आ रहा था। जब उसने किसी से गुस्से से बात करते सुरभि को सुना था, वो वहीं पर्दे की ओट में छुप गया था। उसे सुरभि के दिल की बात भी सुननी थी। अब वो खुश होने के साथ कुछ चिंतित भी हो गया था। हेलो आशीष जी, आपको एक नया काम दे रहा हूँ। वो फोन से बात करता कमरे में आकर के लेट गया था। दारसिल को अपॉइंट किया। 2 बॉडीगार्ड मयंक और नितेश अब चौधरी भवन में आकर के रहने लगे थे। वो दोनों 35 की उम्र के थे और इस शहर के प्राइवेट इंटेलिजेंस विभाग से जुड़े हुए थे। दारसिल की इंस्पेक्टर से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसने जब बॉडीगार्ड के बारे में सोचा तो सबसे पहले इंस्पेक्टर से संपर्क किया और उसके कहने पर ही दारसिल ने मयंक और नितेश को अपने घर पर अपॉइंट कर लिया था। उन दोनों के काम से दारसिल और चौधरी जी पूरी तरह संतुष्ट थे। वो बाहर से आए और सामान की निगरानी करते थे, साथ ही रातों को पूरी हवेली सर्च कर सोया करते थे। सुरभि और चौधरी जी हर 1-2 दिन बीच करके अब घूमने निकल जाया करते थे। उन दोनों के साथ मयंक और नितेश भी जाते थे। सुरभि को शहर के इतने सुंदर स्थानों को देख करके आश्चर्य होता था। वो तो सच में ये सब कभी नहीं देखे थे। दारसिल भी अब आराम से अपने काम पर ध्यान देने लगा था, पर उसकी एक अलग शिकायत थी कि वो जब सुरभि को फोन कर अपनी बेताबियों का इजहार करता है तो वो बिजी होने का बहाना कर फोन चौधरी जी को थमा देती है। उसे सुरभि पर बहुत गुस्सा आता था, जिसका बदला वो घर आ करके जरूर लेता था। सुरभि और दारसिल को साथ खुश देख करके चौधरी जी बेहद खुश रहते थे। वो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे। सुरभि की हेल्दी डाइट ने उनके शुगर को भी कंट्रोल कर दिया था और वो कभी कभी एक आध पीस मिठाई भी खा लेते थे। पापा पूरे 1 महीने हो गए हैं। आज आपकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। मैं दोपहर में आता हूं, तब आपको ले चलूंगा। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो करके आया था। आप निश्चिंत रहिए, मैं और पापा आज हॉस्पिटल ही चले जाएंगे। सुरभि उसके बैग लेकर के बाहर आई थी। तुमसे हो जाएगा ना? आप शायद भूल गए हैं दारसिल जी, मैंने पूरे 6 महीने आपका सारा अकाउंट का काम किया है। मुझसे क्यों नहीं होगा? पापा को दिखाया। आप निश्चिंत हो करके जाइए, मैं और पापा चले जाएंगे। वो मुस्कुरा करके बोली तो दारसिल उसे घूरता बाहर निकल गया था। मयंक और नितेश, तुम दोनों जरा अलर्ट रहना। हॉस्पिटल में बहुत लोग रहते हैं, उनसे बोल करके दारसिल चला गया था। दोपहर में वो दोनों हॉस्पिटल में उपस्थित थे। डॉक्टर ने चौधरी जी का पूरा चेकअप किया था और वो अब पूरी तरह फिट थे। सर, आपने तो कमाल कर दिया। 1 महीने में आपकी शुगर आधी हो गई है। मुझे तो लगा था कि अब जब मैं आपका ब्लड टेस्ट करूंगा तो शायद इंसुलिन लेने के लिए कहना होगा, पर आपका ये रिपोर्ट तो बेहद हैरान कर देने वाला है। ये सब मेरी इस बेटी के कारण संभव हुआ है डॉक्टर। ये मेरी बहू रूप लेकर के आई है, पर मेरे लिए ईश्वर के किसी वरदान से कम नहीं है। वो हंसे थे। पापा, आप ऐसा मत बोलिए। मैं ना ईश्वर की वरदान हूँ और ना ही बहू, मैं बस आपकी बेटी हूँ। डॉक्टर उन दोनों का स्नेह देख करके हंस पड़े थे। ठीक है मैम, ये सर की दवाएं हैं, आप ले लीजिएगा। सर, अभी सर का ख्याल इसी तरह से रखिए, कुछ और शुगर डाउन होने की जरूरत है। बाहर के लॉबी में सफाई का काम चल रहा था। वो दोनों बात करते चैम्बर से बाहर आए थे। मयंक और नितेश पीछे ही थे। पापा, आज किसी मॉल में चलते हैं, दारसिल जी के लिए कुछ कपड़े लेने हैं। नहीं, आज हम होटल जाएंगे। मेरी तरफ से तुम तीनों की पार्टी है। मेरे ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आने के लिए दारसिल के कपड़े उसके साथ जा करके खरीद देना। चौधरी जी मुस्कुरा करके उसकी बात टाल दिए और राजन को होटल पर्ल चलने को बोल दिए थे। पापा, मैं दारसिल जी को बुला लेती हूँ, हम तीनों एक साथ लंच करेंगे।
वो खुश होकर के बोली तो चौधरी जी सर हिला देते हैं, वाह आज तो मेरे भाग्य के द्वार खुल गए। आज मेरी श्रीमती जी को अपने बेचारे पति की याद कैसे आ गई। वो तंग करता बोला तो सुरभि भी हंस दी थी। वो ऐसा है मिस्टर पतिदेव की पापा की ब्लड रिपोर्ट बहुत नॉर्मल आई है। वो हम लोगों को होटल पर्ल में पार्टी दे रहे हैं। अगर आपको भी खाना हो तो 15 मिनट में पहुंच जाइए, वरना हम लोग आपस में पार्टी कर लेंगे। स्वीट जानू तुम बुलाओ और मैं ना आऊं संभव ही नहीं है। तुम लोग पहुंचो मैं भी आता हूं। वो हंस करके बोला और अपना कोट उठा करके ऑफिस से बाहर निकल गया था। होटल पर्ल शहर के 5 स्टार होटल में गिना जाता था। बेहद ही खूबसूरत से सजे होटल में वो चारों उतरे थे। चौधरी जी ने रमन को भी बुला लिया था। मयंक, नितेश और रमन एक टेबल पर बैठे थे। चौधरी जी और सुरभि के लिए मैनेजर ने केबिन का इंतजाम कर दिया था। वो दोनों दारसिल का इंतजार कर रहे थे। पापा मैं जरा वॉशरूम हो करके आती हूँ। सुरभि उठ करके केबिन के बाहर बढ़ गई थी। चौधरी जी फोन देखने लगे थे। मैम आपका नाम सुरभि चौधरी है? एक वेटर ने आते समय सुरभि से बोला था। हाँ क्यों? वो दारसिल सर आपको बुला रहे हैं, वहाँ देखिए। वो वर्करों के लिए पीछे की गेट की तरफ बाहर जाने के लिए बने छोटे से दरवाजे से बाहर दिखाने लगा था। सुरभि को आश्चर्य हुआ और वो वहां चल करके गई थी। बाहर देखने पर उसे दारसिल पीठ घुमाए 20 कदम की दूरी पर एक पेड़ से टिक करके खड़ा दिखा था। वो एरिया होटल के पीछे का था और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से भरा था। आप मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं ना दारसिल जी? अब तो मैं आपको सरप्राइज कर दूंगी। मुस्कुरा करके मन में सोच करके वेटर को जाने को बोली और उसे फोन लगा लिया था। हेलो दारसिल जी, आप अभी तक नहीं आए ना? अरे यार बस 5 मिनट और, बस आ ही रहा हूँ, वो ड्राइव करता बोला था। अच्छा आप तो बड़े झूठे हो गए हैं दारसिल जी, होटल के पीछे मुझे बुला करके झूठा नाटक कर रहे हैं। खिलखिला करके वो बोली तो दारसिल का दिमाग घूमने लगा था। सुरभि मेरी बात सुनो, मैंने नहीं बुलाया है तुम्हें। क्या तुम होटल के बाहर अकेले हो? प्लीज तुम अभी के अभी वापस अंदर जाओ। ओ मैं नहीं हूँ। सुरभि वापस मुड़ो, जोर से दारसिल चिल्ला करके बोला था। सुरभि उस पेड़ तक पहुंचने वाली थी। वो दारसिल की जोरदार आवाज पर डर गई और पीछे पलट करके दौड़ती गेट की तरफ भागी थी। उस आदमी ने अपने पूरे चेहरे पर काला रुमाल बांध रखा था। उसने देखा कि सुरभि भाग रही है तो वो भी उसके पीछे दौड़ा, पर सुरभि उसे अपनी तरफ आते देख करके अपने फोन को घुमा करके उसके मुंह पर फेंक मारी थी। आह आज तो तुम बच नहीं सकती सुरभि चौधरी। कुछ देर माथा सहलाते हुए वो आदमी रुका था, फिर उसके पीछे दौड़ पड़ा। सुरभि को वापस आते देख उस वेटर ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। सुरभि अब उस ग्राउंड से बचाओ बचाओ चिल्लाती आगे की तरफ भागी थी, पर तब तक देर हो गई थी। वो आदमी उसके बेहद नजदीक आ चुका था और आखिरकार उसने सुरभि को पकड़ लिया। खुद को पीटी ऊषा समझ रही हो? अब देखो क्या करता हूँ। उसने अपने पॉकेट से रुमाल निकाल करके उसके नाक से लगा दिया था और सुरभि कुछ ही पल में बेहोश हो करके उसकी बाहों में झूल गई थी। उस आदमी ने किसी को फोन लगाया और गाड़ी निकालने को कहा था। अपने कंधे पर उसे लाद वो वापस पीछे मुड़ करके जाना चाहता था, पर उसके वापस मुड़ते ही सामने मयंक, नितेश, मैनेजर और कई होटल स्टाफ आ करके खड़े हो चुके थे। मयंक ने सुरभि को उसके कंधे से उतारना चाहा था, पर वो सुरभि को उसके ऊपर ही फेंक करके पीछे की तरफ तेजी से दौड़ करके भागने लगा था। मयंक ने नितेश को उस आदमी को पकड़ने को भेजा और खुद सुरभि को देखने लगा था। वहां पर लेडीज स्टाफ की मदद से उसे उठा करके गाड़ी में डाल करके वो लोग हॉस्पिटल निकल गए थे। सुरभि, पापा कहाँ हैं आप लोग? दारसिल आंधी की तरह चिल्लाते हुए हॉस्पिटल के अंदर आया था। सर सुरभि मैम ठीक हैं, आप आइए। मयंक दौड़ता उसके पास गया था। उसने दारसिल को फोन कर दिया था और हॉस्पिटल आने को कहा था। वो उसे ले करके कमरे में पहुंचा था। सुरभि, सुरभि उठो ना, क्या हुआ देखो, देखो मैं आ गया हूँ। उसे बेड पर आंखें बंद करके लेटे देख वो रोते हुए उसका हाथ थाम करके बोला था, बेटा वो ठीक है। चौधरी जी ने उसे अपने गले से लगा लिया था। पापा सुरभि ठीक है तो लेटी क्यों है? इसे बोलिए ना उठने को, मुझसे बात करने को। पापा मैं
इसको ऐसे चुप नहीं देख सकता, वो बिलख उठा था। सर, इन्हें क्लोरोफार्म का ओवरडोज दिया गया है। हमने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। अब ये बिल्कुल सुरक्षित हैं और सुबह तक होश आ जाएगा। ये बिल्कुल पहले की तरह आपसे बात भी करेंगी। आप सब इन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर ने दार्सिल को सांत्वना देते हुए कहा था। आप सब बाहर चलिए, ये अभी होश में नहीं आएंगे। डॉक्टर की बात पर सब बाहर में आ करके बैठ गए थे। दार्सिल बहुत गुस्से में था और उसका गुस्सा उन दोनों पर फूट पड़ा था। तुम दोनों सुरभि के साथ क्यों नहीं थे? मैंने कहा था ना इन दोनों का ख्याल रखने को। सर, हम तीनों हाल में बैठे थे। सुरभि मैम का केबिन दूसरी तरफ था। वो तो आपने फोन किया तो हम दौड़ करके बाहर निकले थे, पर तब तक वो आदमी मैम को क्लोरोफार्म से बेहोश कर चुका था। मयंक सर झुकाए बोला था। उसी समय नीतेश वहां आया था। सर, मैंने उसका पीछा किया, पर उसका कोई आदमी पहले से पीछे के दरवाजे पर खड़ा था। वो दीवार फांद करके भागा और गाड़ी में बैठ करके चलता बना था। हमारी गाड़ी तो आगे से लगी थी। जब तक मैं वापस रोड की तरफ से पीछे गेट पर गया, उसका कहीं नामो निशान नहीं था। मैंने आसपास सबसे पूछा, पर किसी ने सही जवाब नहीं दिया। उसकी गाड़ी पर नंबर प्लेट भी नहीं लगा था। वो उसका पीछा करके अभी वापस आया था। बेटा, गलती इन दोनों की नहीं है। जरूर कोई हम पर नजर रखे था। उसने मौका देख करके सुरभि का किडनैप करना चाहा, पर सफल नहीं हो सका। चौधरी जी उसे ठंडा करने की गरज से बोले थे। पापा, ये घटना दोबारा ना हो, इसलिए मैंने इंस्पेक्टर को सारी बात बता दी है। वो होटल जा करके सारी बात पता कर रहे हैं। दार्सिल बोला था। उसने चौधरी जी को ध्यान से देखा था। वो बेहद दुखी और थके लग रहे थे। उसे पता था कि किसी ने खाना भी नहीं खाया था। पापा, आप घर जाइए, मैं यहाँ रहूंगा। सुबह मैं आपकी बेटी को ले करके आ जाऊंगा। तब तक आप खाना खा करके आराम कीजिएगा, वो बोला। और मयंक नितेश के साथ रमन को जाने को कहा था। नितेश तो रुकना चाहता था, पर दार्सिल ने उन दोनों को घर की पूरी जिम्मेदारी दे दी थी। बेटा, मैं खाना भिजवा देता हूँ, तुम खा लेना। चौधरी जी उसे और परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए जाने के लिए उठ खड़े हुए थे। नहीं पापा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं यहीं से खाना मंगवा लूंगा। आप जा करके मुझे फोन कर दीजिएगा और अच्छी नींद लीजिएगा। वो उन सब को विदा करते हुए बोला और खुद सुरभि के पास आकर के बैठ गया था। तुम्हारी ये हालत जिसने की है ना सुरभि, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करके अपने लिए सजा तय कर ली है। वो मन में बोलता सुरभि का हाथ थामे फिर से रो पड़ा था। आपका काम करने की पूरी कोशिश की थी मैंने, पर नहीं हो पाया सर। मेरा तो हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है, अभी प्लास्टर करा रहा हूँ। अमित दर्द से कराहते हुए फोन पर बात कर रहा था। उधर से जाने क्या कहा गया कि वो तिलमिला उठा था। आपको याद नहीं है क्या, उस सपोले को मैंने किस प्रकार से गायब किया था और उसकी जगह नकली आदमी फिट करवा दिया था। मुझे कम आंकने की कोशिश भी मत करना। मुझे अपना बदला लेना है, जो ले करके रहूंगा। वो लड़की आज ना कल आपके हवाले करूंगा। और उस चौधरी खानदान को तो मैं खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम भी अमित चौधरी नहीं। आप बस मेरे हाथ ठीक होने तक इंतजार कर लीजिए। उसने गुस्से से बोल करके फोन काट दिया था। मालिक, और कस करके बांधूं क्या? दुबला सा नौकर बोला तो उसने पैरों से खींच करके मारा था। साले, दर्द से मैं मरा जा रहा हूँ, तू ऊपर से और कस करके मेरी जान लेना चाहता है क्या? भाग साले। नौकर बिलबिलाते हुए उठा और जाने लगा था। ए सुनुआ सुन, वो सोमित अपना सामान ले करके यहाँ से गया कि नहीं? जी मालिक, आज 2 बजे आ करके ले गए थे, पर बहुत रो रहे थे। मुझे उन पर बहुत तरस आ रहा था, तो अपने कमरे में रख लेता ना साले। बड़ा आया तरस खाने वाला। उसका कमरा साफ करवा देना, मुझे उसकी एक भी निशानी नहीं चाहिए वहाँ। सुन, ब्रांडी और कुछ स्नैक्स ले करके आ। गुस्से से गरजता वो बिस्तर पर लेट गया था। नौकर बाहर निकल गया। सोमित उसके कहने पर सुरभि को मनाने के लिए फोन करने लगा था और उस शाम भी वो अमित की बात पर ही कॉल कर रहा था, पर सुरभि अब पिघलने वाली नहीं थी। उस दिन के बाद से सोमित का फोन उसने कभी नहीं उठाया और बार बार कॉल करने पर अपना नंबर ही चेंज कर दिया था।
अमित जान चुका था कि अब सोमित से कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने अपने घर से चले जाने को कहा था। सोमित ने उसके बहुत हाथ पैर जोड़े, अपनी दोस्ती की दुहाई दी, पर उसने उसकी एक नहीं सुनी और उस शाम से पहले जाने को कह दिया था। सोमित ने हार करके पुराने घर के मालिक के संपर्क किया और उसके हाथ पैर जोड़ करके वहीं शिफ्ट हो गया था। लीजिए मालिक। नौकर प्लेट में गिलास और बोतल के साथ स्नैक्स लेता कुछ ही पल में आया था। वो उठ बैठा। उस लड़की को कैसे पता चला कि मैं दार्सिल नहीं था? मैंने तो खुद को पूरी तरह से दार्सिल की तरह बनाया था। वो मेरे इतने करीब हो करके वापस कैसे मुड़ गई? और फिर इतने सारे लोग वहां कैसे आ गए थे? आज अगर मैं पकड़ा जाता तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाता और मेरा बदला भी अधूरा ही रह जाता। उन सालों में कारण मुझे दीवार से कूदना पड़ा और आज मेरा हाथ डैमेज हो गया। गुस्से से बड़बड़ाता वो चीखता, खाली बोतल को दीवार पर दे मारा था। कुछ भी हो, तुम चौधरियों को तो सजा मिल करके ही रहेगी। तुम्हारे कारण मैंने बहुत कुछ खोया है। खून के आंसू रुलाऊंगा तुम सबको। इंतजार करो बस कुछ दिन और। सुबह हो चुकी है। नीले गगन में चारों सूरज की रोशनी फैल करके संसार को प्रकाशित करने लगी थी। चिड़ियों के शोर से वातावरण में खूबसूरत गुनगुनाहट छा गई थी। शहर के सिटी हॉस्पिटल के एक कमरे में सुरभि की गहरी नींद अब हौले हौले टूटने लगी थी। सुरभि, सुरभि, तुम जाग गई? ठीक हो ना? कुछ दर्द या कष्ट हो रहा है क्या? वो हड़बड़ा करके कुर्सी से उठा और उसके पास बैठता बोलने लगा। दार्सिल सारी रात उसी के पास उस कमरे में कुर्सी पर बैठा रहा था। सुरभि मुस्कुरा दी थी। दार्सिल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पर मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे आई? गुड मॉर्निंग मैम। अब कैसा फील कर रही हैं आप? आई एम श्योर कि आपका मूड फ्रेश हो गया होगा और अब आप अपने घर जाना चाहती होंगी। डॉक्टर ने उसी समय कमरे में नॉक करके प्रवेश किया था। जी डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ तो नहीं हो रहा है? मैं यहाँ क्यों आई थी? वो असमंजस में थी। कुछ नहीं, तुम अब उठो, हमें घर जाना है। पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। उसने खुद से उसे पकड़ करके बेड से उतारा था। डॉक्टर, कुछ फॉर्मेलिटीज हो तो? नो नो सर, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। आप मैम को घर ले जा सकते हैं और इन्हें जूस वगैरह पिला दीजिएगा, बहुत कमजोर हैं। डॉक्टर ने हंस करके कहा तो दार्सिल सुरभि को बाहों से पकड़ करके बाहर निकल पड़ा था। दार्सिल अपना फेवरेट गाना लगाए गाड़ी ड्राइव कर रहा था, पर सुरभि किसी सोच में डूबी थी। क्या सोच रही हो जानू? मैं तुम्हारे पास हूँ, मुझे देखो, मुझे सोचो। क्या तुम भी? कहीं कोई और तो याद नहीं आ रहा है तुम्हें? उसे छेड़ते हुए बोला तो वो उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी थी। दार्सिल जी, मार डालूंगी आपको, उस पर झूठा गुस्सा दिखाते हुए वो मुक्का बरसाने लगी थी। दार्सिल हंस दिया था। आपको पता है ना, अब मेरी जिंदगी में आपके सिवा कोई नहीं है, वो मुंह लटकाए बोली थी। मुझे सब पता है जानू, मैं इकलौता पीस हूँ जिसे मेरी सुरभि बहुत प्यार करती है और इसके लिए तो मैं अपने रब को बेहद शुक्रगुजार हूँ। वो हंस करके उसे अपनी तरफ हाथ बढ़ा करके खींच लिया था। सुरभि प्यार से उसके बाहों पर सर रख करके झुक गई थी। वो फिर मुझे देखने और सोचने के अलावा तुम क्या सोच रही हो? दार्सिल जी, मैं कल शाम से ही हॉस्पिटल में थी क्या? दार्सिल कुछ देर चुप रहा, फिर उसे सुरभि को बताना ही ठीक था। हाँ सुरभि, उस आदमी ने तुम्हें किडनैप करने के लिए क्लोरोफार्म का ओवरडोज दे दिया था, इसलिए तुम सारी रात बेहोश ही रही, पर अब तुम बिल्कुल ठीक हो। वो कौन था दार्सिल जी, पता चला क्या? नहीं, पर इंस्पेक्टर सारी जांच कर रहा है। वो जो भी है ना सुरभि, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसे तो मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। वो गुस्से से बोलता गाड़ी की स्पीड तेज कर चुका था। दार्सिल जी, संभाल करके, इतनी स्पीड गाड़ी चलाना ठीक नहीं है। अब जो हो गया उसे जाने दीजिए, मैं ठीक हूँ ना। अब आज से मैं कभी अकेले उठ करके कहीं नहीं जाऊंगी। वो कल की अपने होटल वाली बात याद करती बोली थी, आपकी बात सुन करके ही तो मैं पलट करके भागी थी, पर उस वेटर ने अंदर से पीछे वाला गेट लगा दिया था, जिससे मैं होटल के आगे गेट की तरफ दौड़ पड़ी।
पर उस आदमी ने बीच रास्ते में ही मुझे पकड़ लिया था। मैंने तुम्हारी चीख सुन करके नितेश को फोन किया और जल्दी बाहर जाने को कहा था। अगर वो समय पर नहीं पहुंचता तो छोड़िए ना, अब अपना दिमाग ठंडा कीजिए और हंस करके दिखाइए मुझे। वो मुस्कुरा करके बोली तो दार्सिल ऊपर मन से हंस दिया था, पर उसके मन में कुछ ठोस निर्णय ले लिया था। वो दोनों जब घर पहुंचे तो सारे सदस्य खुशी से खिल उठे थे। सुरभि आगे बढ़ करके चौधरी जी के पास गई थी। उन्होंने उसे बाहों में भर लिया था। मेरी बेटी, अब ठीक है ना तू? तेरी चिंता में मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी। अभी तो मैं हॉस्पिटल जाने वाला था, पर ये दोनों मुझे जाने ही नहीं दिए। वो नितेश और मयंक की तरफ इशारा कर बोले थे। ठीक किया इन्होंने, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब आप चैन से बैठिए, मैं आपके लिए अपने हाथों से गर्मा गर्म सूप बना करके लाती हूँ, जिसे पी करके आपकी सारी चिंता मिट जाएगी। वो हंस करके उनसे अलग हुई थी। बिल्कुल भी नहीं, तुम अभी खुद कमजोर हो, तुम्हें आज सारा दिन आराम करना है। मैंने अम्मा को सब कुछ पापा और तुम्हारी पसंद का बनाने को कह दिया था। अब तुम नहा करके फ्रेश हो जाओ और नाश्ता करके आराम करो। दार्सिल ने उसे रोका था। हाँ बहुरानी, तुम तैयार हो करके आओ, मैं सब कुछ तुम्हारे मुताबिक बनाया है। ललिता भी बोल पड़ी थी। जाओ बेटा, फ्रेश होकर के आओ, हम लोग तुम दोनों का इंतजार करते हैं। चौधरी जी प्यार से बोले थे। वो गुस्से से दार्सिल को देखी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी, पर वो भी तेजी से आगे बढ़ करके उसका हाथ थाम करके ऊपर चढ़ने लगा था। इंस्पेक्टर, कुछ पता चला? ऐसा करने की किसकी हिम्मत हो गई थी? सुरभि नहाने चली गई थी तो वो फोन लेकर के बालकनी में आ गया था। दार्सिल सर, कल रात को हमने पूरा होटल छान मारा, पर उस वेटर का पता नहीं चला। वो वेटर उस होटल का ही नहीं था। शायद किसी ने पैसे दे करके उसे मैम को बुलवाने को भेजा था। आज कुछ देर के बाद फिर से होटल जाता हूँ और सारे सदस्यों से 1 बाय 1 पूछताछ करूंगा। मैं भी आता हूँ, आखिर मुझे भी जानना है कि ये सुरभि का नया दुश्मन कौन पैदा हो गया है। वो मुट्ठियां भींचे बोला था। उसे ख्यालों में रंजन का चेहरा उभर आया था। नहीं सर, आपको आने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ पता चल जाएगा तो आपको फोन कर दूंगा, आप रेस्ट कीजिए। अच्छा इंस्पेक्टर, हमारे रंजन जी का क्या हाल है? अब तो वो शांत हो गया होगा, क्योंकि हमने उसके सारे प्यांदों को अपनी तरफ जो कर लिया है। हाँ सर, जब से उसे गोवर्धन और मानव की बात पता चली है, वो यहाँ से भागने के लिए तड़पने लगा है। पर हमने जेल की सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी है। वो 2 साल से पहले यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। हाँ, कभी कभी उसकी भाभी आती हैं, पर वो उससे खुश हो करके नहीं मिलता है। उसे देखते ही मुंह फेर लेता है और अपने भतीजे भतीजियों के बारे में पूछ करके वापस अपने सेल में चला जाता है। इंस्पेक्टर ने कहा तो दार्सिल चुप हो गया था। मुझे होटल से कोई सुराग मिलता है तो आपको फोन करता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। मैम के किडनैपर को मैं ढूंढ निकालूंगा, इंस्पेक्टर ने आश्वस्त करते हुए कहा तो वो फोन काट करके अंदर आ गया था। अब आप फ्रेश हो जाइए, मैं तैयार हो जाती हूँ। सुरभि नहा करके बाथरूम से निकल गई थी। वो उसके पास जाने लगा था, पर सुरभि उसके इरादे भांप करके ड्रेसिंग रूम में घुस गई और गेट अंदर से बंद कर ली। दार्सिल मुंह बना करके बाथरूम में घुस गया था। मैं तैयार हूँ, अब आप तैयार हो करके आ जाइए, मैं नीचे जा रही हूँ। कुछ देर बाद सुरभि सज धज करके ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली और चिल्ला करके बोली, पर वो तो बाथरूम से बाहर निकल करके सोफे पर बैठा हुआ था। वो अब घबरा करके उसकी नजरों से छुपती बाहर जाने लगी थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और हल्का सा मेकअप किया था, पर इतने में ही वो गुलाबों को भी शर्मिंदा कर रही थी। दार्सिल बेखुद सा उसे देखे जा रहा था। अब वो उसके पास से गुजरी तो उसने सुरभि का पल्लू थाम लिया था। वो चिहुक करके रुक गई। सुरभि रुक जाओ, मैं भी साथ चलता हूँ, अकेले तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, वो बेखुद सा बोला और उठ करके ड्रेसिंग रूम में घुस गया। सुरभि कई रंग के मुंह बनाते हुए सोफे पर बैठ गई थी। वो जल्दी से चौधरी जी के पास जाना चाहती थी, पर दार्सिल के रोकने से उसे रुकना पड़ा था।
हो गया, अब चलिए। उसे आता देख वो उठ खड़ी हुई थी, पर दारसिल ने उसे बाहों में भर लिया और उसके भीगे बिखरे बालों को अपने हाथों से संवारने लगा था। छोड़िए ना दारसिल जी, पापा हमारा इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर हो गई है, क्या सोचेंगे वो। दारसिल की आंखों में बिखर करके प्यार भरी रंगों को देख करके वो बच करके भागना चाहते थे, पर दारसिल कुछ सुन ही नहीं रहा था। वो तो पूरी तरह उसकी सुंदरता से बेसुध हो करके उसी में खोने लगा था। क्या सोचेंगे, यही कि मेरा बेटा मेरी बहू को प्यार कर रहा होगा। उसका मदहोशी भरा स्वर सुन करके वो उसे सोफे पर धकेल दी थी। आप यहीं रहिए, आपको तो भूख नहीं लगी होगी, पर मुझे बहुत भूख लगी है। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था, मैं बहुत कमजोर हूँ। वो खिलखिलाई और बाहर भागी थी। सुरभि प्लीज रुक जाओ ना, प्लीज मेरे पास आओ। उसकी प्यार से भरी मनुहार सुन करके सुरभि के कदम थम गए थे। वो धीरे से वापस उसके पास आ करके बैठ गई थी। मैं तुम्हें खो करके नहीं जी सकता सुरभि, कल अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो मर ही जाता। सुरभि तुम मेरी धड़कन बन गई हो, अगर तुम मुझसे दूर हुई तो ये धड़कन चलना बंद हो जाएगी। उसे बाहों में समेटे वो बोला तो सुरभि उसके सीने से लग गई थी। दारसिल जी ऐसा मत बोलिए, मैं भी अब आपके बिना नहीं जी सकती। कल जब आपने चिल्ला करके मुझे भागने को कहा तब मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं बहुत स्पीड से भागी थी, पर उसने जब मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे लगा अब मैं आपसे हमेशा के लिए दूर हो रही हूँ। मेरी धड़कन रुकने लगी थी। आप मुझसे कभी दूर मत जाइएगा, अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाए तो आप 2 थप्पड़ मार लीजिएगा, पर मुझे खुद से अलग मत कीजिएगा। वो भी उसके प्यार का जवाब देती बोली तो दारसिल को बेचैन मन अंदर तक शांत हो गया था। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये रहे। फिर दारसिल ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों बाहर आ गए। उनके इंतजार में सब कुछ सजा हुआ था, पर कोई खा नहीं रहा था। देखिए, मैंने कहा था ना कि सब हमारे इंतजार में बैठे होंगे। उसे चिढ़ाती वो जल्दी से चौधरी जी के बगल में जा बैठी थी। पता है पापा, ये इतनी देर सजने में लग गए थे ना, मानो फिर से शादी करने जा रहे हों। सब उसकी बात पर हंसने लगे थे और दारसिल शर्मिंदा हो करके उसे घूरने लगा था, पर वो मजे से हलवा और कचौरी का मजा लेने लगी थी। सर, हमसे गलती हो गई, हमारी गलती के कारण मैम को इतना सब कुछ झेलना पड़ा, हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती फिर नहीं होगी। मयंक खाते हुए धीरे से बोला था। सुरभि ने उन दोनों को देखा, दोनों ही बेहद शर्मिंदा थे, जबकि गलती उनकी भी नहीं थी। तुम दोनों प्लीज ये बार बार मत बोलो, रात में मैं गुस्से में था इसलिए तुम्हें डांट दिया। इनफैक्ट तुम दोनों ही मुझे माफ कर दो। आज सुरभि यहाँ है तो तुम्हारे कारण ही, वरना वो सोच करके चुप हो गया था। आप सब कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए, असली गलती तो मुझसे हुई है, मुझे अकेले वॉशरूम नहीं जाना था। ऊपर से उस बेटर की बात पर ध्यान देने से पहले दारसिल जी से बात करनी चाहिए थी, और पीछे के दरवाजे से भी बाहर निकलते वक्त सोचना चाहिए था, पर मैंने कुछ नहीं सोचा था। पर दारसिल जी, इसमें गलती मेरी भी नहीं है। वो आदमी बिल्कुल आपकी तरह का सूट पहने था और पीछे मुड़ करके आपके स्टाइल में खड़ा था। मुझे लगा कि आप मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं, इसलिए मैं बाहर निकल गई थी। वो भी शर्मिंदा थी। चलो कोई बात नहीं, तुम तो हो ही बुद्धू, पर अपने बुद्धूपन में तुमने एक काम अच्छा किया कि मुझे फोन लगा लिया था, वरना आज ये हलवा कचौरी की जगह क्लोरोफार्म खाती रहती बैठ करके। दारसिल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा तो वो गुस्से से उसे देखने लगी थी। पापा कह दीजिए इनसे मेरा मजाक सबके बीच ना बनाएं, वरना तो क्या अकेले में बैठ करके मजाक बनाऊं। वैसे तुम क्या कर लोगी सुरभि मैडम, बताओ तो जरा, क्या करोगी। वो उसे और परेशान करने लगा था। अरे छोड़ो, तुम दोनों हमेशा बच्चों की तरह लड़ते रहते हो, कभी प्यार से भी बात किया करो। चौधरी जी दोनों को डांट करके बोले तो दोनों सर झुका करके खाने लगे थे। वहां सबके चेहरों पर इनकी नोक झोंक से मुस्कुराहट आ गई थी। बेटा, आज ऑफिस मत जाओ, जा करके आराम कर लो, सारी रात तुम हॉस्पिटल में रहे हो। जी पापा, मैं भी यही सोच रहा था, वो बोला और खाने लग गया था। तब चलें सुरभि मैडम, पापा का ऑर्डर पूरा करते हैं। वो धीरे से बोला तो सुरभि अचकचा करके उसे देखने लगी थी। कौन सा ऑर्डर। अरे वही, प्यार से बैठ करके बात करना। चलो ना, आज मैं तुमसे जी भर करके प्यार भरी बातें करूंगा और फिर मन भर करके तुम्हें प्यार भी करूंगा। उसके कानों में फुसफुसा करके दारसिल ने कहा था।
सुरभि ने मुंह टेढ़ा करके उसे चिढ़ाया और चौधरी जी से बोली, पापा अब आपके दवा का टाइम हो गया है, अपने कमरे में चलिए, मैं आपको दवा खिलाती हूँ। अरे बेटा, अब तो मुझे अपनी सारी दवा की जानकारी है, मैं खुद खा लूँगा, तुम दोनों जा कर के कुछ देर आराम कर लो, फिर तुम्हें मेरे साथ बागवानी करनी है ना। वो हंस करके बोले तो दारसिल खिल उठा था, पर सुरभि का मुंह लटक गया था। वो तीनों उठ करके ऊपर के पोर्शन की तरफ बढ़ गए थे। दारसिल ने उसे विक्ट्री का निशान अपने अंगूठों से बना करके दिखाया था। वो गुस्से से उसे बुरी तरह घूरने लगी थी। इधर शाम हो चुकी थी और उसे बड़े से फ्लैट के आगे एक कार आ करके रुकी थी। उसमें से एक सुंदर सी औरत नर्स की सफेद साड़ी पहने बाहर आई थी। वो थी तो 52 के उम्र की, पर उसके चेहरे से उसकी उम्र पता नहीं चल रही थी। बाय दुर्गेश, कल 9 बजे मैं रेडी रहूंगी। उस गाड़ी से एक अधेड़ उम्र के हैंडसम से आदमी ने हाथ हिला करके बाय कहा और गाड़ी भगा ले गया। सोनू, अमित कहाँ है? जी साहब तो अपने कमरे में है। उसकी बात पर वो बैग सोफे पर फेंकती सीढ़ियों से ऊपर चढ़ करके ऊपर के पोर्शन में आई और सीधे उसके कमरे में घुसी थी। अमित, तुम्हें खुद से उस लड़की को पकड़ने जाने की क्या जरूरत थी? शहर में कितने सारे लोग हैं जो पैसे ले करके उस लड़की को उठा लेते, तुमने खुद को घायल कर लिया ना। आपने ही तो कहा था कि मुझसे नहीं हो सकता, इसलिए मैंने खुद इस काम को अंजाम देना चाहा। पर आप आज कैसे आ गई? आपको तो 3 दिन पर छुट्टी मिलती है ना। वो चकित होकर के बोला था। तुम्हारे घायल होने के कारण छुट्टी लेकर के आई हूँ। आज पूरी रात अपने कलीग को अपनी ड्यूटी थमा करके आई हूँ। शांत होकर के उसके बेड पर बैठी और बोली, फिर नाराज होकर के बोली, आखिर नहीं हुआ ना। इतने दिन तुम्हारे कहने पर उस सोमित को अपने घर में झेला, फिर भी उस लड़की को चौधरी खानदान से बाहर नहीं ला सके। अब इस बार तो तुमने उन सब को अलर्ट कर दिया। अब वो लड़की कभी हमारे कब्जे में नहीं आएगी। मेम साहब, आपकी चाय। सोनू ट्रे लिए आया था, वहां रख दो। और सुनो, मेरे लिए ब्रांडी लेकर के आ। नहीं, बहुत पी चुके हो, अब तुम भी चाय पियो, दिमाग सही होगा, तब तो सही काम करोगे। सोनू, तुम जाओ और जा करके खाने की तैयारी करो। वो बोल करके सोनू को भगा दी थी। अमित गुस्से से चाय का दूसरा कप उठा करके पीने लगा था। आप बार बार मुझे ये क्यों कहती हैं कि मैं नहीं कर सकता? आखिर मैंने ही तो 2 साल पहले उस एक्सीडेंट वाले जगह से बदला था ना, और उसकी जगह पर एक मुर्दे को लिटा करके उन्हें बेवकूफ़ बनाया ना। हाँ अमित, उस काम को तो तुमने बहुत खूबसूरती से अंजाम दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों बाप बेटे की जिंदगी में भूचाल आ गया। अपने बेटे के गम में वो माला तो मर ही गई थी और दारसिल जिंदा लाश बन करके बिस्तर पकड़ चुका था। पर न जाने कहां से ये लड़की उन दोनों के जीवन में आई और वो दोनों अब खुशियों के कहकहे लगा रहे हैं। उस औरत की सूरत बेहद क्रूर हो गई थी। आप टेंशन मत लो मौसी, मैं अपनी माँ और आपके त्याग का बदला जरूर लेकर के रहूंगा। वो लड़की भी मरेगी, फिर उस दारसिल को मारूंगा और उस चौधरी को उसके बड़े बेटे से मिलवाऊंगा, जो अब पूरी तरह से पागल हो करके जी रहा है। वो मुस्कुरा करके बोला तो वो भी हंस पड़ी थी। अच्छा मौसी, आप तो वहां जाती रहती हैं ना, क्या सब करता है वो पागल बन करके? अरे पूछो मत अमित, 2 साल पहले जब उसका इलाज करके डॉक्टर दुर्गेश ने उसे ठीक किया तो वो अपने घर जाने की बात करने लगा था। पर मैंने डॉक्टर दुर्गेश से बातचीत करके सहायता मांगी, अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी डॉक्टर को दे दी, तब कहीं जा करके वो माना। फिर हम दोनों ने मिल करके उसे रातों रात इतना इलेक्ट्रिक शॉक लगाया कि वो जल्दी ही पागल की तरह काम करने लगा। फिर दुर्गेश की सहायता से मैंने उसे पागलों के हॉस्पिटल में एक कमरे में शिफ्ट करवा दिया। वो खिलखिला करके हंसी थी, फिर क्रूरता से बोली, तुम तो जानते हो, अपनी मरी बहन और तुम्हारी माँ की मौत का बदला लेने के लिए मैंने खुद को सबसे दूर कर लिया था।
तुम 6 महीने के थे जब दीदी मर गई थी। उसके मरने के बाद पापा तुमको अनाथ आश्रम में डालना चाहते थे, पर मैंने तुम्हें ले करके अपने माँ पापा को भी छोड़ दिया था और यहाँ आ करके तुम्हें अपना बेटा बना करके जीने लगी। तुम्हें पालने के लिए मैंने बहुत कष्ट झेला था। बाद में मैंने नर्स की ट्रेनिंग ली और हॉस्पिटल में नर्स बन गई। हाँ मौसी, मेरी माँ की आत्मा को शांति उस चौधरी खानदान को पूरी तरह बर्बाद करने के बाद ही मिलेगा, पर जो आपने मेरे लिए किया है वो सबसे बड़ा उपकार है मुझ पर। आज के बाद ऐसा मत बोलना, वरना अपनी दीदी की तरह तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। फिर अकेले रहना और उपकार का बदला चुकाते रहना। वो गुस्से से बोली और अपना कप ट्रे में रख करके उठ खड़ी हुई थी। अमित ने लपक करके उसका हाथ थाम लिया था। मौसी, अब कभी ऐसा नहीं बोलूंगा, पर आप भी माँ के पास जाने की बात मत कीजिएगा। आपके सिवा मेरा कौन है जो मुझे प्यार करेगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। उस चौधरी को खून के आंसू रुलाऊंगा। सबसे पहले तो उन दोनों की खुशियों की चाबी उस लड़की को उनसे दूर करूंगा। उस दारसिल को जान से मार डालूंगा और फिर उस बूढ़े के सामने उसके बड़े बेटे रक्षित को ले आऊंगा, जो पूरी तरह पागल बन करके जी रहा है। हाँ मेरे बेटे, ऐसा ही होगा, पर पहले तुम अपना हाथ ठीक करो और अच्छे से स्वस्थ हो जाओ। उन दोनों को कुछ दिन और खुशी मनाने दो, फिर तो दुख का पहाड़ उनके ऊपर टूटेगा। अब रेस्ट करो, मैं चेंज कर लेती हूँ। वो प्यार से उसका माथा सहला करके बोली और बाहर निकल गई थी। दारसिल, बस 1 महीने और खुश हो करके जी लो। मैं तुम सबकी एक एक खुशी का जला करके रख दूंगा। तुम्हारे बाप की खातिर मेरी माँ ने मुझे 6 महीने का छोड़ करके दम तोड़ दिया था। मेरी मौसी ने अपना घर परिवार छोड़ करके मुझे अपना सारा जीवन दे करके पाला। उन्होंने मेरी खुशी की खातिर आज तक शादी नहीं की, खुद को अकेला रखा और सबको मुझे अपना बेटा बताया। इतने सारे दर्द की सजा तुम सबको दूंगा मैं, मेरा इंतजार करना। वो नफरत से मन में सोचता लेट गया था। हाय डार्लिंग, क्या कर रही हो? अभी माधुरी सो गई है? मुझे तो तुम्हारी याद सता रही है। काश अभी तुम और हम हॉस्पिटल में होते तो तुम मेरी बाहों में कैद रहती। हाँ दुर्गेश, मुझे तो तुम्हारी याद सता रही है जानू। मैं तो अमित को दिखाने के लिए कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ आ गई हूँ, वरना तुम तो जानते हो कि मैं हमेशा नाइट शिफ्ट क्यों लेती हूँ। तुम्हारे पास तो तुम्हारी पत्नी माधुरी है, पर मेरा तो सोचो, मेरे पास कोई नहीं है। वो अदा से अपनी साड़ी के छोर को नचाते हुए बोली थी। फोन के दूसरी तरफ से दुर्गेश ने क्या कहा कि उसके गालों पर लाली छा गई थी। ओके, कल सुबह रेडी रहना। कल हम दोनों हॉस्पिटल जाने से पहले होटल जाएंगे और फिर खूब एंजॉय करेंगे। उधर से बोल करके उसने फोन काट दिया था। वो लेट करके दुर्गेश की बातों को सोच करके मदहोश होने लगी थी। अचानक उसकी नज़र दीवार पर टंगे एक 20-22 साल की लड़की पर गई थी, जिस पर फूलों की माला लटक रही थी। वो उठ करके उसके पास आई और फोटो उतार करके अपने साथ बिस्तर के किनारे रख करके लेट गई थी। तुम ही तो हो जो मेरे अपमान का बदला लेने की वजह हो। यदि तुम्हारी तस्वीर नहीं मिलती तो आज अमित को अपने इशारों पर मैं कैसे नचाती। एक मरी हुई लड़की जिसे मैं जानती तक नहीं, उसकी फोटो से मैं अपना बदला पूरा करूंगी और उस चौधरी को बता दूंगी कि कल्पना को ठुकराने का क्या अंजाम होता है। उसके ओंठ बेहद नफरत से मुस्कुराए थे। वो अपनी आंखें बंद कर बीते 30 साल पीछे के समय को याद करने लगी थी। कल्पना बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की थी। वो बचपन से ही अपनी शादी किसी रईसजादे से करने के सपने देखती थी, पर एक आम आदमी का परिवार जिसकी 3 बेटियां हों और जो खुद एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हो, उसके लिए किसी रईसजादे की खोज करना अलादीन के चिराग ढूंढने जैसा होता है। ऐसा ही एक परिवार था कैलाश मित्तल का। रामनगर गांव में उनका परिवार रहता था। बेटे की चाह में उनके घर 3 बेटियों का जन्म हो गया था, पर उनकी माँ थी कि पोते की चाहत में अपनी बहू बबली पर दबाव बनाए रखती थी। बबली की किस्मत अच्छी थी कि कल्पना के जन्म के बाद 2 बेटों को जन्म हो गया था। कैलाश जी की माँ तो खुशी से झूम उठी थी, पर बेटों की चाह में उन्होंने अपना परिवार काफी बड़ा कर लिया था, जिसका अफसोस उन्हें बच्चों के लालन पालन करते वक्त होने लगा था।
मिताली, संध्या और कल्पना की पढ़ाई लिखाई गांव के सरकारी स्कूल से हुई थी। अपनी दोनों बहन के मैट्रिक तक पढ़ाई करने के बाद छोड़ने के फैसले पर कल्पना अड़ गई कि उसे शहर जा करके आगे पढ़ना है। कैलाश जी अपनी इस बेटी से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि इसी के बाद उन्हें 2 बेटा हुआ था। वो उसकी बात मान गए थे। कल्पना अब अपनी सहेली नीरा के साथ शहर जाकर के इंटर की पढ़ाई करने लगी थी। कॉलेज में नीरा की खूब धाक जमती थी। आखिर वो गांव के अमीर घराने चौधरी खानदान की इकलौती बेटी जो थी, उसके लिए बड़े से बड़े घर का रिश्ता आ रहा था। पर उसने सबसे कह दिया था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, फिर शादी करेगी। पूरा चौधरी खानदान उसकी इच्छा का सम्मान करता था और सबने आए गए सभी रिश्तों को मना कर दिया था। पर एक दिन नीरा की नज़र चौधरी हरिशंकर से ऐसी उलझी कि वो अपना दिल हार बैठी थी। हरिशंकर चौधरी रामनगर के पड़ोसी गांव में मंगतपुर के निवासी नवीन शंकर चौधरी का छोटा बेटा था। घर में पैसों की रेल पेल थी, पर उसमें कोई घमंड का नामो निशान नहीं था। उसका बड़ा भाई रवि शंकर भी बहुत शांत और सरल स्वभाव का था। वो अपनी पढ़ाई पूरी कर शहर में पापा के साथ कंस्ट्रक्शन के उद्योग में लगा हुआ था। नवीन शंकर तो अपने पीए के साथ शहर जाया करते थे, पर रवि शंकर रोज हरि शंकर के साथ जाया करता था। वो उसे कॉलेज के गेट पर उतार देता था और खुद शहर चला जाता था। हरिशंकर को वापसी में लेने घर से गाड़ी आ जाती थी। कल्पना नीरा के साथ उसकी गाड़ी में ही कॉलेज आया जाया करती थी। वो जब उसके घर के आगे हार्न बजवाती तो कल्पना अपनी दोनों बहनों को देखती, शान से बाहर जाती और गाड़ी के खुले दरवाजे से अंदर बैठ जाती। नीरा शांत स्वभाव की मिलनसार लड़की थी। वो अन्य चीज़ों की भांति पैसों को भी जीवन का एक जरूरी आधार मानती थी, पर सिर्फ पैसों के पीछे भागने वाले लोग उसे पसंद नहीं थे। उसे अपने पापा के अमीर होने का भी कोई उसको घमंड नहीं था। कल्पना की हरदम पैसों की कमी की चर्चा करना उसे अच्छा नहीं लगता था। वो कल्पना को बहुत समझाती थी और अपनी स्थिति अनुसार ही जीने की सुखद बताती थी, पर उसे किसी का उपदेश सुनना अच्छा नहीं लगता था। नीरा बस मुस्कुरा करके रह जाती थी। वो घर में भी अपनी दोनों बहनों के अच्छे कपड़े ये कह करके ले लेती थी कि तुम्हें कौन सा कॉलेज जाना है। अपनी दीदी और पापा की वो बेहद लाडली थी। कैलाश जी भी अक्सर उसकी हर जिद मान जाया करते थे। वो जो मांगती उधार ले करके भी वो पूरा कर देते थे। बबली को अपनी बेटी की ये आदत बिल्कुल नाराज भी होती, पर अपनी सास के डर से वो चुप रहती थी। इधर कुछ दिनों से नीरा की हरिशंकर से थोड़ी बातचीत होने लगी थी। उसे भी सीधा सा हरिशंकर बहुत पसंद आने लगा था। क्लास में भी जब दोनों की नज़र मिलती तो नीरा की नज़र शर्मा करके झुक जाया करती थी और ये देख करके कल्पना का दिल सुलग उठता था। वो मन ही मन हरिशंकर को अलग करती थी। वो मन ही मन हरिशंकर को पसंद करती थी, पर वो था कि उसकी ओर देखता भी नहीं था। ये बात नहीं थी कि नीरा बहुत सुंदर थी, कल्पना उससे ज्यादा खूबसूरत थी, पर नीरा की सादगी और शांत स्वभाव पर हरिशंकर फिदा हो चुका था। कल्पना बेहद रूढ़, लड़ाकू और लालची लड़की थी, जिससे हरिशंकर कोसों दूर रहना चाहता। कल्पना हर वक्त नीरा से चिपकी रहती, उसे अकेले कभी हरिशंकर से मिलने नहीं देती थी। पर जिस प्यार की लत उन दोनों को धीरे धीरे पड़ने लगी थी, रोके से अब रुकने वाली नहीं थी। एक दिन रवि शंकर की नज़र नीरा के साथ कार से उतरती कल्पना पर पड़ी थी। वो तो मानो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। भैया, आपको लेट हो रहा है, अब जाओ, बाय। 2 मिनट से वो रवि शंकर को गाड़ी रोक के गुम हो करके देखा तो वो बोल बैठा था, हाँ जाता हूँ, चल तू भी जा। वो गाड़ी भगा ले गया था। उस पूरे दिन वो ऑफिस में भी खोया खोया सा रहा। कल्पना की सूरत उसके दिमाग में छप चुकी थी। वो अब नशा बन करके उसका अपनी गिरफ्त में ले रही थी। दूसरे दिन से वो हरिशंकर को गाड़ी से उतार करके उसके साथ गेट तक साथ आता था। वो हंसता भी था, पर रवि शंकर तो प्यार में पड़ चुका था।
अपने दीदारे यार को एक नज़र देखने की चाहत में बेबस हो गया था। वो बस कल्पना को देखा करता था, जिसे वो भी महसूस करने लगी थी, और गुस्से से नीरा के पीछे छुप करके अंदर चली जाया करती थी। उस दिन रविशंकर उस गेट पर खड़ा घूर रहा था। नीरा के साथ गेट से अंदर जा रही थी। वो हरिशंकर के साथ अंदर चली गई थी। कल्पना घूम करके वापस गेट पर आई थी। ओ हेलो, कौन हो तुम? ये बेशर्मों की तरह क्यों घूर रहे हो? मेरी चप्पल देखी है? पूरे 7 नंबर की है। तेरे पूरे चेहरे पर एक साथ छप जाएगी। प्लीज आप 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। वो हकलाने लगा था। कल्पना को तो वो शांत स्वभाव की समझता था, पर ये तो तीखी मिर्ची निकली। पर गुस्से से वो उसे और भी खूबसूरत दिख रही थी। क्या है? वो भड़की थी। मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, बहुत सच्चा वाला प्यार। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज आप अपना पता बता दीजिए। मैं अपने पापा को आपके घर रिश्ता लेकर के भेजूंगा। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला था। तेरी तो जान से मार दूंगी, भाग यहाँ से। बड़ा आया मुझसे सच्चा प्यार करने वाला, और तेरी हिम्मत तो लाजवाब है। रिश्ता तक पहुँच गया। वो मुक्का बना करके हाथ घुमाते हुए बोली थी, फिर रुक करके बोली, हरिशंकर कौन है तेरा? वो मेरा छोटा भाई है। वाह बेटा, दोनों एक पर एक हो। पर छोड़ो, तुम्हें क्यों बताऊं? वो धीरे से बड़बड़ाई थी। सुनो, तुम मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, तो आज के बाद मुझे घूरना बंद कर दो, वरना 4 लड़कों को बोल दूंगी कि तुम मेरा रेप करना चाहते हो। अच्छे से सुताई कर देंगे, समझे ना? अब भागो, और सुनो, कल से अपने लाडले को कार के नीचे उतार करके चले जाना। यहाँ तक नहीं भी छोड़ोगे ना तो वो खो नहीं जाएगा। गुस्से से 16 बनी बोल करके वो चल पड़ी थी। 1 मिनट सुनिए मिस, कल्पना नाम है मेरा। अब बोलो, और कुछ सुनना बाकी है क्या? बड़े ढीठ हो यार तुम, लगता है लात खा करके ही मानोगे। नहीं नहीं, मैं कल से आपकी सारी बात मानूंगा। पर प्लीज आप ये मेरा एड्रेस कार्ड रख लीजिए। आपको जब कभी मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर लीजिएगा। उसकी तरफ कार्ड बढ़ाता वो बेहद सुकून से बोला था। कल्पना ने बड़ा आसान कर दिया था, उसका कार्ड ले करके अपने बैग में डाल लिया था। बाय कल्पना जी, मुझे अपने सच्चे जज्बे पर पूरा यकीन है। एक दिन आपको भी मुझसे प्यार हो जाएगा, और मैं उस दिन तक का आपका इंतजार करूंगा। मुस्कुरा करके वो बोला और पलट करके अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ चला था। बड़ा पागल इंसान है हूँ मैं, और इसके पास जाऊंगी? मुझे तो हरिशंकर चाहिए। वैसे तो ये दोनों अभी कहाँ होंगे? वो सर झटक करके अंदर बढ़ गई थी। समय बीतता था। कैलाश जी अपने दोनों बेटियों को 3 साल में आगे पीछे कर ब्याह दिया था। कल्पना अब ग्रेजुएशन में आ गई थी, तो वो उसके लिए लड़का देखने लगे थे। कल्पना इन सब बातों से दूर हरिशंकर को रिझाने में लगी रहती थी। पर एक दिन उसका दिल चकनाचूर हो गया, जब नीरा ने उसे अपनी अनामिका उंगली में हीरे की अंगूठी दिखा करके कहा कि हरिशंकर ने उसे प्रपोज किया है। कल्पना को लगा किसी ने उसका सीना चाक कर दिया है। वो गुस्सा दबाते हुए बोली, ये कब हुआ नीरा? मुझे तो कभी पता ही नहीं चला। क्या हरिशंकर तुझे सच में पसंद करता है, या केवल तेरे साथ खेल कर रहा है? नहीं कल्पू, ये ऐसा मत बोल। वो सच में मुझसे प्यार करता है, और अपने पापा से बात भी कर चुका है। बस रविशंकर भैया की शादी हो जाए तो हमारी भी शादी हो जाएगी। इतना बोलते हुए गाल शर्म से दहक उठे थे। कल्पना के तो पतंगे लग गए थे। तुम्हारी ये खुशी बस कुछ दिनों की है नीरा। हरिशंकर सिर्फ मेरा है, और वो बस मुझसे प्यार करता है। तुम्हारा तो मैं अच्छे से पत्ता साफ करूंगी। अंगारों से दहकते मन में वो सोचते हुए उसके साथ उठ करके घर चल दी थी। कुछ ही दिन यूं ही बीत गए थे। उस दिन नीरा की तबीयत खराब हो गई थी। वो कॉलेज जाने की स्थिति में नहीं थी, पर उसने कल्पना के कारण अपने ड्राइवर को भेज दिया था। कल्पना स्वभाव से कितनी भी उग्र हो, पर नीरा अपनी प्यारी सहेली का हरदम भला ही सोचती थी। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो लाइब्रेरी में उसे ढूंढती चली आई थी। आज वो अकेली थी, और उसे इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। हरिशंकर तो चौंक गया था। उसे कल्पना फूटी आंख नहीं सुहाती थी।
पर सारे स्टूडेंट के बीच उसे मना कर वो कोई हंगामा नहीं करवाना चाहता था। अपने दिल पर पत्थर रख करके वो बोला, जी कहिए, मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट मैंने उसी दिन क्लियर कर दिए थे। अब कुछ और जानना बाकी है क्या? मैं नोट्स बना रहा हूँ, तो आपको जो कहना है जरा जल्दी कहिए। आखिरकार आपने नीरा को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा ही लिया ना। जब आपको पता है कि वो आपसे प्यार नहीं करती, तो फिर ये झूठे दिखावे और हीरे की अंगूठी दे करके उसे क्या बताना चाहते हैं? अरे, उसके पापा के पास भी बहुत पैसे हैं, वो आपको देखना भी पसंद नहीं करती है। आज के बाद उसके सामने जाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। देखिए कल्पना, ये हमारे और नीरा के बीच की बात है। हम दोनों क्या करते हैं इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम अपनी लिमिट में रहो। वो भी आज पहली बार गुस्से में आ गया था। मैं अपनी सारी लिमिट जानती हूँ मिस्टर हरिशंकर चौधरी। अच्छा होगा कि आप मेरी सहेली से दूर रहें और उसके ख्वाब देखने छोड़ दें। वो कहते हुए रुकी नहीं और लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। वहां बैठे सारे स्टूडेंट हरिशंकर मुड़ मुड़ करके देखने लगे थे। वो अपने पेपर्स समेटता घर की तरफ चल पड़ा था। उसी दिन जब कल्पना कॉलेज से घर पहुंची तो बहुत गुस्से में थी। वो हरिशंकर को उल्टा सीधा बोल तो आई थी, पर जब नीरा को पता चलता तो वो उससे नाराज हो जाती। पूरे शाम में बिस्तर पर पड़ी सोचती रही थी। ए दीदू, पापा बुला रहे हैं, चलो। छोटा भाई डब्लू बोल करके भाग गया था। कोई बात नहीं, वो मेरी प्यारी सहेली है। अगर मेरी फटकार के बाद हरिशंकर उससे दूर हो जाएगा तो मैं उसे अपना बना लूंगी, और अगर दोनों मिले ही रहे तो मैं नीरा से कहूंगी कि मैं उसका टेस्ट ले रही थी कि वो तेरे लायक है भी या नहीं। फिर उसे पाने का कोई अलग तरीका सोचूंगी। अपनी सोच पर खुशी से चुटकी बजाती वो उठ करके आंगन में आई थी। उससे सबके बीच बैठने के बाद पता चला कि पापा उसकी शादी तय कर आए हैं। उनके शहर में कोई दूर के रिश्तेदार थे जिन्होंने विशाल का रिश्ता काफी दिनों से दिया हुआ था। विशाल डॉक्टर था और शहर में उसका क्लिनिक चलता था। पापा, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं किसी को पसंद करती हूँ और उसी से मेरी शादी होगी। उसके इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह देने पर बबली ने आज अपनी सास का लिहाज छोड़ उसे एक थप्पड़ खींच करके मारा था। बेशर्म कहीं की, इसलिए कॉलेज जाती थी कि अपने सारे शर्म बेच खाओ। तेरी शादी वहीं होगी जहां तेरे पापा ने तय की है। आज उसकी बात सुन करके कैलाश जी को भी बहुत दुख हुआ। उन्हें आज पहली बार लगा कि बबली ठीक ही कहती थी। ये लड़की हाथ से निकल रही है, इसे दूसरों की कोई परवाह नहीं है। उनकी दोनों बेटियां मिताली और संध्या ने कभी भी ऐसी भाषा अपने मुंह से नहीं निकाली थी। कल्पना, तुम्हारी शादी अगले महीने की 7 तारीख को है। तुम्हें शादी की जो तैयारी करनी है करनी शुरू कर दो। और हाँ, विशाल को तुम्हारी पढ़ाई से कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पहले पार्ट की परीक्षा 6 महीने बाद है, तब तक तुम अच्छे से तैयारी कर लोगी। बेहद ही ठंडे स्वर में बोल करके वो अपने कमरे में चले गए थे। उनके पीछे बबली भी चली गई थी। दोनों लड़के उठ करके पढ़ने चले गए थे। दादी माँ, मैं अभी शादी नहीं करूंगी, और यदि करूंगी भी तो मुझे हरिशंकर से शादी करनी है। वो भुनभुनाते हुए दादी के गोद में लेट गई थी। मेरी कप्पू, हमारे यहाँ लड़कियों की पसंद से शादी ब्याह नहीं होता। बाप के तय किए रिश्ते ही सही होते हैं। उसे दुलार से सहलाती वो समझाने लगी थी। और ये भी तो देख कि लड़का डॉक्टर है, वो खूब कमाता है और शहर में उसका आलीशान बंगला है। काहे तू अपने मन से ब्याह की बात करके बाप की जी जला दी है। तू खुशी खुशी शादी की तैयारी कर। तेरी दोनों बहनें तो सामान्य घर में गई हैं, पर देख आज तक उन दोनों ने एक भी शिकायत अपने मुंह से नहीं निकाली है। तू तो खुशकिस्मत है कि सामने से डॉक्टर लड़का हाथ पसारे आ गया है। अब गुस्सा छोड़ और अपनी शादी के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोच। वो कुड़ते हुए अपने बिस्तर पर जा करके सो गई थी। अगले दिन से उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया और खुद को हरदम कमरे में बंद रखती थी। नीरा जब उसके घर के आगे गाड़ी लिए बुलाने लगी तो वो गुस्से से बाहर तक नहीं आई थी। उसके दोनों भाइयों ने आकर के कह दिया, दीदी की शादी तय हो गई है और अब वो कॉलेज नहीं जाएंगी। कल्पना तो बहुत खुश हो गई कि ये सुन करके वो अंदर जा करके मिलना चाहती थी, पर उसे कॉलेज के लिए लेट हो रहा था।
ए सुनो, कल्पना को बोल देना मैं 3 बजे उससे मिलने आऊंगी, कहीं जाना नहीं है। ठीक है दीदी, हम बोल देंगे, आप आना जरूर। दोनों एक साथ बोले थे। नीरा की गाड़ी आगे बढ़ गई थी। वो दोनों खुश हो करके अंदर भागे थे। दीदू, आज 3 बजे धीरे नीरा दीदी आएंगी, तुम कहीं जाना मत। वो दोनों खिड़की से बोल करके खेलने भागे थे। कल्पना ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया तो कोई जा नहीं पा रहा था। वो तो नीरा के आने की बात सुन करके डरने लगी थी। आज जब नीरा की मुलाकात हरिशंकर से होगी तो वो क्या सब बोलेगी, कहीं दोनों में जोरदार लड़ाई ना हो जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों में पैचअप हो जाए और कहीं दोनों आज ही मंदिर में शादी ना कर लें। नहीं नहीं, उसका तो बड़ा भाई है ना, वो अभी शादी नहीं कर सकता। तब क्या होगा, कहीं वो दोनों मेरे घर आ करके लड़ाई ना करें। हे भगवान, यदि माँ और पापा को मेरी करतूत पता चली तो वो गुस्से से ना जाने क्या करेंगे। उसे अब अपने किए पर अफसोस होने लगा था। मेरा यकीन कीजिए आप, मैंने उससे कुछ कहने को नहीं कहा था। वो जो बोली होगी अपने मन से बोली होगी। नीरा रो रही थी। दोनों ग्राउंड में बने स्टैचू के चारों तरफ बनी सीढ़ियों पर बैठे थे। हरिशंकर को नीरा के आंसुओं से दुख होने लगा था। उसे याद आया था एक दिन उसने कल्पना को अपनी तरफ गौर से देखता पा करके मुंह फेर लिया था। उसी दिन वो नीरा को कहीं दूसरी जगह पा करके उसके सामने आ गई थी। हरिशंकर जी, मैं सीधे शब्दों में आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। वो कुछ देर कल्पना की हिम्मत पर दंग रह गया था, फिर मुस्कुरा करके बोला, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? देखो कल्पना, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। इसलिए तुमसे मेरी विनती है कि आगे से मेरे सामने ऐसी बातें मत करना। वो गुस्से से वहीं खड़ी रह गई थी और हरिशंकर अपने क्लास में चला गया। आप क्या सोच रहे हैं? आपको सच में मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं है ना? ठीक है, मैं जाती हूँ। ये लीजिए आपकी अंगूठी। जब मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो ये पहन करके मैं क्या करूँगी? वो अंगूठी उतारने लगी थी पर हरिशंकर ने उसका हाथ पकड़ करके रोक दिया था। नीरा, मैं तुम पर आंख बंद करके यकीन करता हूँ और मरते दम तक करूँगा। तुम्हें शायद बुरा लगे पर तुम्हारी जो ये सहेली है ना, एक दिन मुझे प्रपोज कर चुकी है और शायद तुमने उसे हमारे बारे में बताया होगा, जिससे वो गुस्से में मुझे तुमसे दूर रहने को बोली है। वो मुस्कुराया था। क्या? वो तो शॉक्ड में आ गई थी। आप सच बोल रहे हैं क्या? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने उस दिन उसे बताया था कि आपने मुझे प्रपोज किया है। वो जानती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, फिर भी? उसे याद आ गया उस दिन कैसे कल्पना चुप हो गई थी। नीरा, छोड़ो ये सब। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसे कोई बदल नहीं सकता। कल्पना या कोई भी हमारे बीच नहीं आ सकते हैं। अब चलो कुछ खाते हैं, भूख लग रही है। मैं कल्पना के कारण बहुत शर्मिंदा हूँ पर उसे कुछ कह नहीं सकती क्योंकि उसकी शादी तय हो गई है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, वो हाथ जोड़ती हुई बोली थी। अब इस बात पर कोई चर्चा नहीं होगी नीरा, हम दोनों के बीच बस हमारी बात होगी। वैसे अच्छा हुआ कि उस आफत की शादी हो रही है। चलो इसी खुशी में पार्टी करते हैं। अब तुम्हारा पीछा उससे छूट गया है और मेरा रास्ता भी साफ हो गया है। जोर से हंस करके वो बोला तो नीरा भी खुल करके हंस दी थी। दोनों उठ करके कैंटीन की तरफ चल पड़े थे। गलतफहमी की दीवार टूट गई थी और उनका प्यार पहले से और ज्यादा गहरा हो गया था। शाम तक कल्पना ने दरवाजा नहीं खोला था। वो सारे दिन भूखी ही रही थी। दादी ने कितने खुशामद किए थे पर वो बाहर नहीं निकली। उसके भाई ने खिड़की से ही नीरा की चिट्ठी फेंक दी थी। वो चिट्ठी मात्र पर 4 लाइन की थी जिसमें नीरा ने कुछ ऐसा लिखा था कि उसका दिल जल करके कोयला बन गया था। अब वो एक बहुत ही खतरनाक फैसला ले करके अपना दरवाजा खोलने के लिए उठ खड़ी हुई थी। पर उसी समय कैलाश जी हारे स्वर में खिड़की के पास आकर के खड़े होकर के बोले थे, दरवाजा खोलो कप्पू। पापा की आवाज सुन करके वो हड़बड़ी में चिट्ठी अपने बिस्तर के नीचे छुपा ली और दरवाजा खोले खड़ी हो गई। कप्पू, मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला लिया है कि मैं ये शादी तोड़ दूंगा। तुम उदास मत हो, तुम जहाँ कहोगी वहीं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। तुम उस लड़के के बारे में बता देना,
उसके माथा पर हाथ रख करके वो पलटने लगे थे, पर कल्पना ने उनका हाथ पकड़ लिया और रोने लगी थी। पापा, मैंने आपको बहुत अपमान किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपके पसंद के लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप सबकी खुशी में मेरी खुशी है, वो रोते हुए बोल रही थी। कैलाश जी की आंखें खुशी से भर आई थी। तुम सच में मेरी प्यारी बेटी हो कप्पू, ये कह करके तुमने मेरा सर झुकने से बचा लिया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। वो बाहर चले गए थे। हरिशंकर, तुम्हारी और नीरा की जोड़ी तो मैं तोड़ करके रहूंगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मन में सोचती वो चिट्ठी निकाल करके फिर से पढ़ने लगी थी। कल्पना, तुम्हें पता था कि मैं हरिशंकर जी से प्यार करती हूँ और तब तुमने ऐसा किया। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मेरी अपनी सहेली ने मेरे प्यार के बीच में गलतफहमी की दीवार खड़ी करनी चाहिए। आज तुम कान खोल करके सुन लो, मेरे और हरिशंकर जी के बीच में तुम तो क्या, कोई नहीं आ सकती। वो बस मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। नीरा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं नीरा। जितने दिन खुश रह सकती है रह ले। जब मैं वापस तेरी जिंदगी में आऊंगी ना, तो तेरी सारी खुशियों को खा जाऊंगी। बस कुछ दिन जी ले अपनी खुशियाँ। वो गुस्से से हाथ पर हाथ मारते हुए मन में सोच रही थी। उसने वो चिट्ठी अपने बैग में रख लिया था और खाने के लिए आंगन में चल पड़ी थी। अगले महीने तक के दिन बहुत तेजी से बीते थे। कल्पना सबके साथ खुश होकर के अपनी शादी में लग गई थी। उसकी दोनों बहनें भी आ गई थी। उन दोनों के दो नन्हे नन्हे बच्चे थे, जिसके साथ वो सारा दिन खेला करते थे। कैलाश जी के तय समय पर कल्पना की शादी विशाल से हो गई और वो विदा होकर के शहर चली गई थी। इधर रविशंकर ने अपनी शादी की बात पर पापा से कह दिया था कि वो किसी का इंतजार करेगा, पर आज आप हरिशंकर की शादी करा दीजिए। पर वो खुद तैयार नहीं हुआ। उसे ग्रेजुएशन के बाद बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स के लिए विदेश जाना था। तब तक वो शादी नहीं करना चाहता था। नवीन शंकर ने दोनों बेटों की बात मान ली थी। कल्पना अपनी ससुराल में 4 दिन तो बहुत खुश रही। उस बड़े से बंगले में उसे एक गिलास पानी भी लेकर के पीना नहीं पड़ता था। 10-12 नौकर घर में काम करते थे। बंगला इतना बड़ा था कि वो 4 दिन में पूरा घूम भी नहीं पाई थी। विशाल ने पहली रात जब उसे अपने बेपनाह चाहतों के बारे में बताया था, तो वो निहाल हो उठी थी और रविशंकर को भूलने लगी थी। पर 5वें दिन विशाल ने उसे सारा सामान समेटने को कहा तो वो चौंक गई थी। कहीं घूमने जा रहे हैं हम लोग, वो बेहद उत्साहित होकर के बोली थी। अरे तुम चलो तो। वो भी उसके साथ बैग पैक करने में मदद करने लगी थी। 2 घंटे बाद उसे आलीशान बंगले से वो दोनों एक ऑटो में बैठ करके निकले थे। कल्पना तो आश्चर्य से घिर चुकी थी। हमारी तो 12 गाड़ियां हैं ना, तो ऑटो? वो हिचकिचाई थी, पर विशाल उसे हाथ पकड़ करके ले गया था। आओ कल्पना, ये है हमारा घर। 2 कमरों के छोटे से घर के आगे ऑटो रुकवाता विशाल बोला था। हा, हमारा घर तो वो बंगला है ना। वो सुध बुध खो करके चक्कर खाने लगी थी। विशाल उसे बाहों में उठाए घर के अंदर बढ़ चला था। ऑटो वाले ने उनका बैग घर के बरामदे पर रख दिया और अपनी ऑटो घुमा करके सड़क पर आगे बढ़ गया था। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।